जय हिंद साथियों। 50 डेज चैलेंज का आज दूसरा दिन। और ये जो 50 डेज चैलेंज है, ये चैलेंज मैंने किसी और को नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने खुद से खुद को दिया है। वाकई मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है और ये मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे अंदर वाकई उतनी लगन, धैर्य और अनुभव है कि मात्र 50 दिनों का सफ़र में हम पूरी ग्रामर का जो डिस्टेंस है उसको हम तय कर सकते हैं। आपको भी ये लगता होगा कि क्या धर्म सर पूरी ग्रामर को 50 दिनों में हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर आपने ये लगता होगा कि क्या आप स्वयं भी क्या 50 दिनों में पूरी ग्रामर को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। तो जी हाँ, इसका आंसर है ये बहुत मुमकिन है। और जैसे जैसे दिन निकलेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे तक आपके अंदर उतनी आत्मविश्वास आ जाएगी, आप देख लेना कि ये बहुत मुमकिन है। तो आज 50 डेज चैलेंज का दूसरा दिन शुरू करने के पहले एक मोटिवेशनल पोएम जो मैंने फर्स्ट डे पे भी शुरू किया था, द विल टू विन, जीतने की इच्छा बाय बर्टन ब्रेली, उस दिन मैंने फर्स्ट स्टैंजा शेयर किया था। आज उसी पोएम का दूसरा स्टैंजा मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। द विल टू विन, इस पोएम में यही बात है कि अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी तपस्या, कितनी मेहनत और कितनी बलिदान की ज़रूरत होती है। और ये 50 डेज़ का चैलेंज जो है ये भी कुछ एक ऐसा ही सफ़र है। ये 50 डेज चैलेंज में दूसरा दिन आज बर्टन ब्रेली साहब का वो पोएम कहते हैं कि इफ लाइफ सीम्स ऑल एम्प्टी विदाउट इट एंड ऑल दैट यू स्कीम एंड ड्रीम इज अबाउट इट, इफ यू विल ग्लैडली स्वेट फॉर इट, फ्रेट फॉर इट, प्लान फॉर इट, lose all your terror of God and man for it, if you will simply go after that thing that you want with all your strength, capacity, sagacity, faith, hope and confidence, stern pertinacity। थर्ड स्टैंजा किसी और दिन शेयर करते हैं। 50 डेज चैलेंज का दूसरा दिन, आज का दिन बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाला है। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें, पार्ट्स ऑफ ग्रामर कह लें, पार्ट्स ऑफ राइटिंग कह लें, पार्ट्स ऑफ लिसनिंग कह लें, पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग कह लें, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। वो इसीलिए क्योंकि इसमें एक वाक्य में प्रयोग होने वाले जितने शब्द होते हैं उसकी कहानी है। जिस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 अक्षरों की मदद से पता नहीं कितने ही लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन शब्द बनते हैं, उसी तरीके से हर एक सेंटेंस जो बोला जाता है या लिखा जाता है या किसी और अन्य रूप में हमारे सामने आते हैं, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं उन सब वर्ड की कहानी यहाँ पर है। और जिस दिन हमें यह आ जाता है कि हम जब सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम ये पहचान लेते हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या डिटरमिनस, तो हमारे लिए उस सेंटेंस पे नियंत्रण कर पाना, बोल पाना और जटिल से जटिल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बड़े आसानी से हम कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो कहते हैं कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 वर्गों में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनस। अगर डिटरमिनस को लेते हैं तो 9 वर्गों में बांटा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एडवांस में हम ये नहीं कह सकते कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, एडवर्ब है। कार्य के आधार पर जैसा काम वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। तो यहाँ पर आज की भी शुरुआत एक छोटे से सेंटेंसेस से करते हैं। इसमें कहा जाता है कि सेम वर्ड्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। कभी वो नाउन बन जाता है, कभी प्रोनाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब, जबकि वर्ड्स सेम है। उसके बाद इसकी सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारे पास वर्ड है ऑल। इस वर्ड
इस ऑल वर्ड का 4 अलग अलग सेंटेंसेस में हम प्रयोग करेंगे और ये देखेंगे कि चारों अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे बड़ी कहानी ये है कि एक शब्द के कार्य के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मरणशील है। तो यहाँ पे ऑल एक पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि ही वॉज ऑल अलोन व्हेन वी सॉ हिम, जब हम लोगों ने उसे देखा वो बिल्कुल अकेला था। यहाँ पर भी ऑल है। एक तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सभी लोगों ने उसके पक्ष में बोला। एक यहाँ भी ऑल है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि ही लॉस्ट ऑल इन स्पेकुलेशन, उसने उस भ्रम में, उस उम्मीद में सारी चीज़ें गंवा दी। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस, चारों सेंटेंसेस में ऑल का इस्तेमाल, बट हम उनके कार्य के आधार पर देखेंगे कि वो अलग अलग। यहाँ पे जो है ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पे ऑल क्या है? एडजेक्टिव है। वो कैसे एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि ये मैन के पहले आया और मैन की खासियत बता रहा और मैन जो है संज्ञा, और ये हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उस हिसाब से ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं ही वॉज ऑल अलोन, यहाँ पे क्या है? ऑल किसके पहले इस्तेमाल हुआ? अलोन के पहले। अलोन क्या है? अलोन जो है ये जो है एडजेक्टिव है। ही वॉज ऑल अलोन, और अलोन ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है? अच्छा, अलोन एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि अलोन का कनेक्शन है ही से है। ही क्या है? प्रोनाउन। तो विशेषण को हम जानते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो होता है विशेषण। तो अलोन हो गया विशेषण क्योंकि इसका कनेक्शन ही से है, और ऑल हो गया एडवर्ब क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतलाता है। और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण जो होता है क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की परिभाषा या उसकी विशेषता बतलाता है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ऑल स्पोक इन हिज फेवर। ऑल क्या है? यहाँ पे ऑल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का जो है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है। यहाँ पे ही लॉस्ट ऑल इन स्पेकुलेशन, उसने सब कुछ खो दिया। ये इन जो है प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ऑल जो है नाउन है, उसने अपना सब कुछ गवा दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक ही शब्द कैसे अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कार्य करने के कारण वो अलग अलग हो गए। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जर्नी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा और हमारे जो है इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। ये समझाने की कोशिश है, आप लोगों से साझा करने की कोशिश है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक हम देखते हैं बट के हिसाब से, बट को हम अलग अलग सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं ये कैसा, किस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। हम देखते हैं कि पहला देखते हैं इट इज़ बट राइट, इट इज़ बट राइट टू एडमिट, इट इज़ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, कि हमारी अपनी गलतियां स्वीकार कर लेना सही बात है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान किसी बेस्ट चीज़ों को डिजर्व करता है तो वो जो है ब्रेव, बहादुर लोग। तीसरा हम देखते हैं कि वी tried hard but did not succeed, we tried hard but did not succeed, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया बट हमें सफलता नहीं मिली। और एक चौथा सेंटेंस देखते हैं, there is no one but likes him
ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद नहीं करता। 4 सेंटेंसेस, चारों सेंटेंसेस में बट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे हुआ है और अलग अलग जगहों पे हुआ है, अलग अलग कार्य को अंजाम दे रहा है, इस वजह से ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। यहाँ पे बट का मतलब है ओनली, कि इट इज बट राइट टू एडमिट आर फॉल्ट, कि हमें अपनी गलती स्वीकार कर लेना बिल्कुल सही है। तो ओनली, मात्र। और ये राइट क्या हो गया? राइट यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आया बट, तो बट यहाँ पे हो गया एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण जो होता है क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे राइट की विशेषता बतलाता है। राइट जो है एडजेक्टिव कैसा है? क्योंकि इसका कनेक्शन इट से है। इट क्या है? प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं नन बट, यहाँ पे बट का मतलब हो गया एक्सेप्ट। नन बट एक्सेप्ट द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट, तो यहाँ पे बट हो गया प्रेपोजिशन। तीसरे सेंटेंस में वी ट्राइड आवर बेस्ट बट डिड नॉट सक्सीड, यहाँ पे बट हो गया कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है कि वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, कि ये सेंटेंस हो गया वी ट्राइड हार्ड और दूसरा हो गया डिड नॉट सक्सीड, दोनों को जोड़ा, इसलिए कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन का काम होता है 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ना। तीसरा सेंटेंस देयर इज नन बट, यहाँ पे सेंटेंस में जो है हु डज नॉट, यहाँ पे बट का मतलब हो गया हु डज नॉट लाइक हिम, मतलब ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है जो उसको पसंद नहीं करता। यहाँ पे बट जो हो गया ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन का एक प्रकार होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन नाउन का वैसा प्रकार है जो कि 2 वाक्यों को जोड़ता भी है और उसके पहले आने वाले संज्ञा सर्वनाम जो एंटीसीडेंट होते हैं उसकी विशेषता भी बतलाता है। तो यहाँ पे एक हमने सेंटेंसेस देख लिया कि कैसे बट जो शब्द है वो 4 अलग अलग सेंटेंसेस में 4 अलग अलग कार्य क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से वो अलग अलग उसका नाम हो गया। यहाँ पे बट जो है ये एडवर्ब हो गया, दूसरे सेंटेंस में बट जो हो गया प्रेपोजिशन, तीसरे सेंटेंस में बट जो हो गया कंजंक्शन, और चौथे सेंटेंस में बट जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यही कहानी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और यही आज हमें समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो उसके सदस्य जो मेंबर्स होते हैं, वो कब कैसा फंक्शंस करने पे उसका क्या नाम बनता है। तो इसमें कार्य इंपॉर्टेंट है। एडवांस में हम ये नहीं कह सकते कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, संयोजक है, विस्मयादि बोधक है या निर्धारक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 9 क्या है कि अगर डिटरमिनर्स को हम साथ लेते हैं तो 9 बन जाता है। अब तक इंटरजेक्शन पे खत्म हो जाता है, नाउन से शुरू होके तो 8 बनते हैं, बट अगर डिटरमिनर्स को लेते हैं तो 9 बन जाता है। तो डिटरमिनर्स कहाँ से आ गया? तो डिटरमिनर्स पुराने ग्रामर में जो है डिटरमिनर्स को हम एडजेक्टिव जो होता है विशेषण के अंदर ही उसको स्टडी किया जाता था। बहुत हद तक डिटरमिनर्स जो है विशेषण के जैसा है, बट उसमें फ़र्क भी है। कैसे, किस तरीके से हमारा अपना हरियाणा बहुत सालों तक पंजाब के नाम से जाना जाता था, बट क्या हरियाणा पंजाब के जैसा है? नहीं, बहुत फ़र्क है। इसलिए मॉडर्न ग्रामरियन लोगों ने क्या किया है कि डिटरमिनर्स को एक अलग चैप्टर्स निकाल के बना दिया गया। इंटू 8 ग्रुप्स, ये ग्रुप्स 8 या 9 कह लें। मुद्दा क्या होता है? according to the function they perform in a sentence। एक सेंटेंस में जैसा वो काम करते हैं वैसा उसका नाम पड़ जाता है, क्या क्या ये वर्ड्स होते हैं? सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार हम देख लेते हैं। पहला ऑफ कोर्स जो है संज्ञा से शुरू करते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, बट हाँ शुरुआत संज्ञा से ही होता है। नाउन,
इसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा है क्या? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति तो समझ में आ गया, स्थान भी समझ में आ गया। इस वस्तु को दो भागों में समझा जाता है। इस वस्तु में वैसी चीज़ें भी आती हैं जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसको त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। एक तो वस्तु में वैसी चीज़ें आ गई, और दूसरे वस्तु का जो कैटेगरी होता है उसमें वैसी चीज़ें आती हैं जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से उसका आभास नहीं होता, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। यह होता है संज्ञा। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास प्रोनाउन। इसको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे ये बात है कि नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। वह ऐसा इसीलिए होता है कि अगर कुछ लिखते वक्त, अगर कुछ बोलते वक्त अगर उसी नाउन का प्रयोग बार बार हो तो वो जो लिखावट और बनावट बहुत बोरिंग हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज़ करें कि जो है आप सचिन तेंदुलकर के ऊपर उसकी जीवनी कथा, बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो उस वक्त आपको बार बार सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लिखावट बहुत बोरिंग साउंड करेगा। इस वजह से हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वर्ब, और उसको कहते हैं क्रिया। ये क्रिया क्या है? क्रिया को काम करने वाले शब्द, वैसे शब्द जिसे किसी कार्य के होने का आभास हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। कि वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। बट यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाक्य जिसमें वर्ब है, जो एक सार्थक वाक्य है, उसके द्वारा काम होने का आभास हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, यहाँ पे कहाँ पे कोई एक्शन हो रहा, बट ये सेंटेंस तो है, इसमें वर्ब तो है। या फिर हम ये कहें कि सीता हैज़ अ लैपटॉप, ये भी एक सेंटेंस है कि सीता के पास एक लैपटॉप है, बट इसमें भी तो कोई काम नहीं होने का बोध हो रहा। तो वर्ब का एक्चुअल डेफिनेशन ये हो जाता है कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और पोजेशन। चौथा जो होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को कहते हैं, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दूसरा जो है अगला हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। इसको कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक, या इसको हम कहते हैं अवयव भी कहते हैं, या इसको पूर्व सर्ग भी कहते हैं। प्रेपोजिशन है क्या? प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है, संबंध सूचक एक ऐसा शब्द है जिसको कि संज्ञा या सर्वनाम के प्रयोग के पहले प्रयोग कर उस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित किया जाता है। प्रेपोजिशन 99% में नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है। तो प्रेपोजिशन क्या हो गया? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द रिलेशन ऑफ दैट or show the connection of that noun and pronoun with some other words of the sentence. अगला जो हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक। संयोजक क्या है? कंजंक्शंस का काम होता है दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ना। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस टुगेदर। और उसके अगला जो है हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या करता है?
इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो अचानक ही किसी भाव को प्रकट करता है। और यहाँ तक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते थे, बट अगर हम डिटरमिनस को भी हम इसमें शामिल करें तो ये 9th हो जाता है। और डिटरमिनर को कहते हैं निर्धारक, निर्धारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम के मीनिंग को, उसके मतलब को निर्धारित करता है। ये जो डिटरमिनस को पहले ग्रामर्स में एडजेक्टिव के अंदर हम पढ़ते थे, बट ये जो एडजेक्टिव है और ये जो डिटरमिनस है, दोनों में समानताएं तो हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। समझ लेते हैं कि क्या है। एडजेक्टिव जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन, बट ये डिटरमिनस जो होता है ये कभी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बतलाता है, ये संज्ञा सर्वनाम की मीनिंग को निर्धारित करता है। दूसरा फर्क क्या है कि विशेषण का इस्तेमाल हमेशा, हम विशेषण जो है इसका इस्तेमाल संज्ञा सर्वनाम के पहले भी हो सकता है और संज्ञा सर्वनाम के बाद भी हो सकता है, बट डिटरमिनस जो होता है वो हमेशा ही इसका इस्तेमाल संज्ञा के पहले होता है। तो ये फ़र्क हो गया, ये 9 मेंबर्स। अभी हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा वाक्य लेंगे, कोशिश करेंगे उस वाक्य में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मेरी ये कोशिश हो को एक ऐसा सेंटेंस मैं आप लोगों के साथ साझा करूं जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ग्रामर में पढ़कर ख़त्म और वहीं पे छोड़ने की बात नहीं है, हर वक्त इसको महसूस करने की बात है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे बोलने में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह सर चढ़ के बोलता है। एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि है वो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अंदर आ जाए। मेरी ये कोशिश है, लिखता हूँ कि अलास the great king died a very painful death, though we tried our best to save him। ये वो वाक्य है कि अलास द ग्रेट किंग डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ दो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सेव हिम। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अलास ऑफ कोर्स ये हो गया इंटरजेक्शन, क्योंकि ये अचानक एक सेंस ऑफ लॉस भाव को प्रकट करता है, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। द क्या हो गया, द हो गया आर्टिकल। आर्टिकल डिटरमिनस का पार्ट है, डिटरमिनस का टाइप है। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रेट, ये ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, महान। क्यों? क्योंकि संज्ञा की विशेषता बतलाया। किंग हो गया नाउन। डाइड मर गया, या ऑफ कोर्स ये हो गया वर्ब। ये तो बड़ा आसान है। ए भी आर्टिकल है। आर्टिकल में कैसा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। वेरी को समझने के लिए पेनफुल समझना पड़ेगा, और पेनफुल को समझने के लिए डेथ समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रिवर्स में हम चलते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पता करना है कि वेरी क्या है। तो वेरी को समझने के लिए पेनफुल समझना पड़ेगा, पेनफुल को समझने के लिए नाउन ये डेथ समझना पड़ेगा। पहले इसको देखते हैं, ये डेथ क्या? डेथ हो गया नाउन, मृत्यु, नाम है। पेनफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, दर्दनाक। क्यों पेनफुल एडजेक्टिव है? क्योंकि पेनफुल जो है संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, मृत्यु की विशेषता बतलाया, इसलिए जिस संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है वो हो जाता विशेषण। अब ये क्या हो गया? वेरी हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतलाया, बहुत दर्दनाक। इसीलिए मैंने बोला कि वेरी को समझने के लिए पेनफुल समझना पड़ेगा, पेनफुल को समझने के लिए हमें डेथ समझना पड़ेगा। दो क्या है? दो को कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना। यहाँ पे कैसे क्या जोड़ रहा है? दो सेंटेंस हमारे पास है। एक है द ग्रेट किंग डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ, एक वो हो गया, और दूसरा क्या हो गया? वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सेव हिम। दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना। वी क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन, सर्वनाम।
डाइड क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। ट्राइड क्या हो गया, वर्ब। ट्राइड कोशिश किया, पास्ट टेंस। आवर क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यहाँ पे डिटरमिनस भी कह लें इसको, पोजेसिव डिटरमिनस है या पोजेसिव एडजेक्टिव। चूंकि मैंने बताया कि एडजेक्टिव और डिटरमिनस में कुछ कुछ बातें कॉमन होती हैं। बेस्ट क्या है ये समझना है यहाँ पे बेस्ट क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक इंग्लिश में ग्रामर का एक चैप्टर होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें चीज़ों को कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री होता है मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री होता है जिसमें दो वस्तु या वस्तुओं को कंपेयर करते हैं। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव को मतलब दो से ज़्यादा। तो साधारणतः एक ये सोच बना हुआ है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का संबंध सिर्फ एडजेक्टिव के साथ होता है, तो जी नहीं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडवर्ब का भी होता है। तो कैसे समझेंगे कि कब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एडजेक्टिव है और कब डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडवर्ब है? वो ऐसे समझेंगे कि जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की या दो से ज़्यादा गुणों की तुलना होगा, उसकी खासियत की, उसके अवगुणों की तुलना होगा, तब वो हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। बट जब एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के काम करने के ढंग की बात होगी, क्योंकि एडवर्ब का मतलब ही होता है वो वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। एक और फर्क है, बेस्ट है पॉजिटिव गुड हो जाता है, कंपैरेटिव बेटर हो जाता है और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाता है। बट जब ये एडवर्ब होगा तो उसका पॉजिटिव वेल होगा, कंपैरेटिव तो बेटर रह जाएगा और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगा। और एक और डिफरेंस ये है कि जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव के पहले द लगता है, द बेस्ट। बट जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडवर्ब है तो वहाँ पे सुपरलेटिव के पहले द नहीं लगता, तो इस लिहाज से यहाँ पे बेस्ट हो गया एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ मैंने इसको अपनी बात को मैं रख सका। बाकी अभी चिंता ना करें, हर चैप्टर्स को हम डिटेल्स में जाएंगे, वहाँ पे हर बातों को हम बारीकी से देखेंगे। और जो है थर्ड हो गया प्रेपोजिशन टू, सेव हो गया वर्ब बचाना और हिम हो गया प्रोनाउन। इस तरीके से एक सुंदर सा वाक्य है जिसमें एक ऐसा वाक्य जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। क्या हो गया, अलास द ग्रेट किंग डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ दो वी ट्राई टू सेव हिम। अलास हो गया इंटरजेक्शन, द हो गया आर्टिकल डेफिनेट, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, किंग हो गया नाउन, डाइड हो गया वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, वेरी हो गया एडजेक्टिव एडवर्ब, पेनफुल हो गया एडजेक्टिव, डेथ हो गया नाउन, दो हो गया कंजंक्शन, वी हो गया प्रोनाउन, ट्राइड हो गया वर्ब, आर को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिटरमिनेटिव भी कह सकते हैं, बेस्ट हो गया एडवर्ब, टू हो गया प्रेपोजिशन, सेव हो गया वर्ब, हिम हो गया प्रोनाउन। ये सफ़र है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यहाँ तक हमें पहुँचना है। ये होने के बाद अब हर इसके जो मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स के जो सदस्य हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बस यही आज का सफ़र है और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो मिशन है हमारा चैलेंजिंग है। पूरी ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं, साथ में बने रहें लास्ट तक और हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखें। पहला हो गया नाउन, थोड़ा सा इनको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। नाउन को कहते हैं संज्ञा। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे पर्सन तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है, इंसान, मनुष्य। प्लेस भी समझ में आता है, जगह। इस थिंग को समझना है। क्यों? क्योंकि नाउन का जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा अनंत है और उन सारी चीज़ों को इन्हीं तीन कैटेगरी में उनको शामिल करना है, इसीलिए इस थिंग को समझना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से मैं तो कुछ ऐसे समझता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका कोई नाम नहीं है, और वो कोई भी चीज़ जिसका एक नाम है वही संज्ञा है। तो यहाँ पे थिंग को समझने की कोशिश किया जाए थोड़ा सा। इस थिंग को हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इस थिंग में वैसी चीज़ें आ जाते हैं जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से समझ सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं।
और जिसको हम अपनी त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। विच वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो एक तो लिस्ट में ये सारी चीज़ें हो गई। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में वैसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कि जो है इसमें उन चीज़ों को हम सेंस ऑर्गन से हमारा ज्ञान नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। इसमें कौन सी चीज़ हो गई, विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव। परसीव का मतलब हो जाता है कि अपने सेंस ऑर्गन से उसका आभास होना। तो ये हो गया नाउन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। सही बात है, अशोका बहुत बड़े शासक, सम्राट, धर्म के समर्थक। अशोका हो गया एक व्यक्ति, एक विशेष राजा का नाम है, व्यक्तिवाचक, और किंग हो गया कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक। बाद में उसके प्रकार हम देखेंगे। दूसरा देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ये नाउन है। कैसा नाउन है, ये भाववाचक संज्ञा है। एंड पॉलिसी ये भी एक नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिल्ली नाउन हो गया, कैपिटल नाउन हो गया और इंडिया नाउन हो गया। तो इस तरीके से इसके हर एक मेंबर्स को हम देखते हैं। इसके मेंबर्स के प्रकार में हम नहीं जाएंगे, उसको हम तब डिटेल्स में जाकर स्टडी करेंगे जब हम नाउन की कहानी करेंगे। नाउन के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। नाउन में नंबर आ जाते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन में जेंडर्स आ जाते हैं। नाउन में अपोस्ट्रोफिस की चर्चा होती है। नाउन का लिस्ट बहुत प्रकार का होता है, बहुत डिटेल्स है। धीरे धीरे करके हमें चीज़ें करनी है। अभी तो हमने सिर्फ इसके डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, it is a word used in place of noun। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्यों संज्ञा को रिप्लेस करके सर्वनाम लाना होता बता दिए, क्योंकि उसकी रेपिटेशंस को हम अवॉइड कर सकें। दूसरी बात यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है कि एक नाउन को जब हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक नाउन को जब हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो हमें देखना होता है कि नाउन का नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसका केस क्या है। मतलब और उस नाउन को उसी प्रोनाउन के नंबर, सेम पर्सन और सेम जेंडर और केस से हम रिप्लेस करते हैं। दोनों में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर एक सॉफ्टवेयर जो हर एक डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है, उसी तरीके से जब हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो ये दिमाग में हम ज़रूर रखेंगे कि वो किस नंबर का है, किस पर्सन का है, किस जेंडर का है और किस केस का है। और इन सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा था। ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्रम मैंने बना रखा है अपने दिमाग में, जिस क्रम में जैसे जैसे दिन आपके सामने निकल के आएंगे तो पहले इन्फॉर्मेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
कि राम प्लेज फुटबॉल, और अगर लिखें कि हिज फादर, और हिज फादर की जगह हम लिख दें द कोच, द कोच ट्रेन्स राम, और अगर हम कह दें कि दिस इज राम्स बॉल, तो यहाँ पे नाम को रिप्लेस करना है। राम यहाँ है, एक राम यहाँ भी है, एक राम्स यहाँ भी है, तो इसका पर्सन हो गया थर्ड पर्सन, नंबर हो गया सिंगुलर, जेंडर हो गया मैस्कुलिन, और केस हो गया कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। तो इसको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे ही होगा। ही भी थर्ड पर्सन में है, ये भी ही भी सिंगुलर में है, ही भी मैस्कुलिन जेंडर में है, और ही भी क्या है, यह नॉमिनेटिव केस में। यहाँ रिप्लेस करने के लिए यहाँ हमें हिम लिखना पड़ेगा क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे हमें हिज करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है प्रोनाउन में, इस चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। प्रोनाउन का थोड़ा सा हमने यहाँ देखा है, बाकी डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसके प्रकार वगैरह की हम जब प्रोनाउन एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उनको हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। अब आता है हमारा वर्ब। वर्ब जो होता है एक वाक्य का या पूरी ग्रामर का कह लें सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि सेंटेंस के मतलब को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लिए रहता है। और वर्ब्स को जनरली यही कहते हैं कि एक्शन या डूइंग वर्ड्स हैं। इस बात का जिक्र मैंने अभी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो सेंटेंस, हर वो सार्थक वाक्य जिसका एक पूर्ण मतलब बनता है और जिसमें वर्ब है उससे कार्य के होने का बोध हो। अगर हम कहते हैं कि समृद्धि इज अ स्मार्ट गर्ल, ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में कहाँ कोई एक्शंस, कहाँ कोई कार्य होने का बोध होता है। अगर हम कहते हैं कि समृद्धि हैज़ अ लैपटॉप, ये भी तो एक सार्थक सेंटेंस है, कहाँ इसमें कोई कार्य का होने का बोध होता है। अगर हम कहते हैं समृद्धि प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ज़रूर कार्य होने का बोध होता है। और अगर हम ये कहते हैं कि समृद्धि इज टॉट ग्रामर, यहाँ भी एक कार्य होने का बोध होता है। तो कार्य तो इसमें हो रहा है और इसमें, बट इसमें और इसमें नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो होता है क्रिया से एक एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स है। तो क्रिया क्या है? तो क्रिया हो गया इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस state of being, possession and action तो है ही, बट सिर्फ एक्शंस है ये कहना शायद उचित नहीं है। ये सेंटेंस देखते हैं, समृद्धि इज अ स्मार्ट गर्ल। यहाँ पे वर्ब जो है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकमात्र इकलौता वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कोई वर्ब तभी होगा जब ये मुख्य वर्ब की मदद करेगा, उसकी मदद में आएगा, बट ये इकलौता वर्ब, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब का सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग जो होता है वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस वाक्य का जो करता है वो क्या है। यहाँ भी एक सेंटेंस है, ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये भी मेन वर्ब है क्योंकि इकलौता वर्ब है ये जो हो गया पोजीशन हो गया। यहाँ पे वर्ब का पोजीशन फॉर्म हो गया। क्यों पोजीशन फॉर्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, समृद्धि के पास क्या है, लैपटॉप है, वो लैपटॉप का ओनर है। तीसरा सेंटेंस हो गया समृद्धि प्लेज, अच्छा यहाँ पे प्ले रह गया, समृद्धि प्लेज क्रिकेट। तो समृद्धि प्लेज क्रिकेट,
तो ये सेंटेंस यहाँ पे एक्शंस हो रहा है, समृद्धि क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे कुछ कार्य होने का बोध होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में एक्शन होता है, और ये एक्शंस अगर होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि उसका वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर दूंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं। समृद्धि इज टॉट ग्रामर, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये यहाँ पैसिव वर्ब है। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त में एक्टिव और पैसिव, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, उसको बाद में समझेंगे, बट यहाँ चलते चलते जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस एक्टिव में तब कहा जाता है, माना जाता है, जब उस सेंटेंस का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, किसी काम को अंजाम देता है, वो सब्जेक्ट की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो हम ऐसे कह लें कि अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, सपोज करें अगर किसी को हम एक्टिव कहते हैं तो ये उसकी तारीफ हो गई, और हम किसी को अगर पैसिव कहते हैं तो वो उसकी निंदा हो गई। तो अगर एक्टिव और पैसिव का हम मतलब समझ लें तो एक्टिव और पैसिव कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वो एक्टिव होता है, वो किसी काम को अंजाम करता है, वो किसी काम को करता है, तो वो पूरा सेंटेंस एक्टिव में हो जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। और एक सेंटेंस पैसिव तब कहलाता है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम होता है, वो आदेश को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके ऊपर काम होता है। चूंकि वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो पैसिव है, अभी हमने बोला पैसिव एक नेगेटिव वर्ड है, तो वो पैसिव सेंटेंस पैसिव कहला गया। और वर्ब का ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे वर्ब हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़े 2 मिनट के लिए हम पार्ट्स वर्ब को समझने की कोशिश की, 4 चीज़ें अगर समझ लें। वर्ब जो होता है वो जो वाक्य का जो कर्ता होता है उसके बारे में 4 चीज़ें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। जब ऐसा आंसर आता है वर्ब से निकल के तो उसको हम कहते हैं वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म। जब वर्ब हमें ये कहता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, जब वर्ब हमें एक ऐसा मतलब लाकर देता है तो वहाँ पे वर्ब का पोजीशन फॉर्म हो गया। जब वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, तो यहाँ पर वो जो वर्ब होता है एक्टिव फॉर्म में हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो वो एक्टिव है। और अगर सेंटेंस से हमें ऐसा भाव निकल के आता है कि उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है, तो यहाँ पर वो पैसिव हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वही पैसिव है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अलग से एक इसका अपना एक लेक्चर्स एक दिन इसको हम समर्पित ज़रूर करेंगे। तो हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, वर्ब देख लिया, अब हम एडवर्ब की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन ये इतना ही जो है एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया जो क्रिया की या विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज या adds something to the meaning of किसका वर्ब का, और किसका एडजेक्टिव का, और किसका अनदर एडवर्ब, मतलब खुद की भी। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। एक एक एग्जाम्पल से देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, बड़ा धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश कैसे बोलता है? फ्लुएंटली। फ्लुएंटली एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बतलाया। नेक्स्ट हो गया द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल क्या है? ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसने फ्लावर की विशेषता बतलाया। फ्लावर क्या है? संज्ञा। और ये वेरी क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब विशेषण की विशेषता बतलाया। ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा। और तीसरा हम देख देते हैं शी प्रोनाउंस्ड
द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने शब्द का जो उच्चारण उसने किया वो बहुत सटीक करी। करेक्टली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसका कनेक्शन प्रोनाउंस से है, प्रोनाउंस वर्ब है, वर्ब की मीनिंग के बारे में बताया। क्वाइट एडवर्ब हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्रिया विशेषण की ही विशेषता बतला रहा है। ये हो गया एडवर्ब, और ये एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने 3 सेंटेंसेस देखे यहाँ पर कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। तो हम लोगों ने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, वर्ब देख लिया, एडवर्ब देख लिया, और अब हम जो है एडजेक्टिव को देखते हैं। बहुत ही ऊपर सुपरफिशियली समझने की कोशिश करते हैं, और बाद में हर एक मेंबर्स का, हर एक सदस्य का एक अपना अलग चैप्टर्स होना है। नेक्स्ट हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। She is tall. Raghav is smart. Tall हो गया, लंबा हो गया विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव क्योंकि इसने प्रोनाउन जो है सर्वनाम की विशेषता बतलाया। स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव क्योंकि इसने राघव नाउन की विशेषता बतलाया। तो ये हो गया विशेषण। बड़ा आसान है, सिर्फ आसान तो अगर इसकी डिटेल्स में जाएं, इनके प्रकार के दे के बारे, इसके बारे में काफ़ी वो टर्म्स निकल के आएंगे। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हो गया ना कि पूरे ग्लोब को समझना। जैसे ग्लोब को समझने के लिए सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे ओशंस, उसके अंदर जितना अर्थ में चीज़ें, इस जो प्लैनेट में सारी चीज़ें आ गई, तो आप ये समझ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्लोब ही है इंग्लिश का, जिसके अंदर चीज़ें, हम बाहर से चीज़ों को हम देख रहे हैं, अंदर में इसके मेंबर्स को अलग से हम ज़रूर देखेंगे। हमने एडजेक्टिव भी देख लिया, अब आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेपोजिशंस क्या है। प्रेपोजिशंस को हम कहते हैं संबंध बोधक या संबंध सूचक। प्रेपोजिशन जो होता है कि ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है, और संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित करता है। इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन to show the relation of that noun and pronoun with some other words of the sentence। लिख कर देख लेते हैं कि preposition is a word used before noun or pronoun to show the relation of that noun or pronoun with some other words of the sentence। Preposition is a word used before noun and pronoun to show the relation of that noun and pronoun with some other words of the sentence। कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले preposition का इस्तेमाल होकर उस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसके मीनिंग को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। There is a cow in the field। फील्ड नाउन के फील्ड नाउन के पहले प्रेपोजिशन इन। तो यहां पे प्रेपोजिशन किसको कनेक्ट कर रहा? काउ को। और यहां पे फील्ड है, मतलब एक प्रेपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट किया।
मतलब नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर प्रेपोजिशन ने एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट किया। अगर दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। शी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, यहाँ पे फॉन्ड को कनेक्ट किया आइसक्रीम से जो होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है, और जो संज्ञा या सर्वनाम प्रेपोजिशन के बाद आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल संज्ञा के पहले होगा, तो प्रेपोजिशन के बाद जो संज्ञा आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रेपोजिशन इन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम हो गया नाउन। अब फॉन्ड क्या हो गया? फॉन्ड हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ने किसको जोड़ा? एक एडजेक्टिव को दूसरे नाउन के साथ जोड़ा। और तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑफ। जम्प ऑफ द टेबल। ऑफ प्रेपोजिशन किसके पहले आया? नाउन। टेबल, टेबल हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किससे कनेक्ट किया? जंप। जंप क्या हो गया? वर्ब। और यहाँ पे टेबल हो गया नाउन। ऑफ कोर्स नाउन के पहले ही आता है हर बार। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ने किसको कनेक्ट किया? वर्ब को नाउन से। तो ये होता है प्रेपोजिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात, हर एक टॉपिक का हमें अलग से वीडियोस, अलग दिन उसको जो है समर्पित करना है। अब प्रेपोजिशंस के बाद क्या रह जाता है? एक कंजंक्शंस रह जाता है, फिर इंटरजेक्शन रह जाता है, और लास्ट में हम डिटरमिनर्स को देखकर आज का दिन शायद जो है समाप्त होगा। बट हर एक मेंबर इसका उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक मेंबर को उसको उतना ही ध्यान से समझना है। कंजंक्शन, कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक। संयोजक का इसका काम होता है दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना। इट कनेक्ट्स या जॉइंस टू वर्ड्स या सेंटेंसेस। दो वाक्य या दो सेंटेंसेस को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अगर कहते हैं कि राघव एंड गर्विश आर ब्रदर्स, तो यहाँ पे दो शब्दों को कनेक्ट किया कि ये वर्ड हो गया और दूसरा एक ये वर्ड हो गया। यहाँ पे दो शब्दों को कनेक्ट किया। बट अगर हम ये कहते हैं कि राघव एंड गर्विश आर गुड बॉलर्स, तो यहाँ पे दो सेंटेंस कनेक्ट हो गया कि राघव एंड गर्विश आर गुड बॉलर्स का मतलब राघव भी एक अच्छा बॉलर है और गर्विश भी एक अच्छा बॉलर है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए और इस सेंटेंस में दो वर्ड्स कनेक्ट हुए। जो है कंजंक्शंस का डेफिनेशन है कि कंजंक्शन दो शब्दों को या दो वाक्यों को कनेक्ट करता है। तो हमने कंजंक्शंस भी देख लिए। इसके भी बहुत प्रकार हैं, इसके भी बहुत डिटेल्स हैं। ये अपने आप में एक दिन या एक दिन से ज़्यादा की डिमांड करता है इसकी पूरी कहानी समझने के लिए। लास्ट में हम पहुंच गए कहाँ तक? हम पहुंच गए इंटरजेक्शन तक। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। इट एक्सप्रेसेस अंत तक वीडियोस के बने रहने हैं क्योंकि हर एक मेंबर्स जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जो 50 डेज़ का चैलेंज है, ये चैलेंज हम तभी सफ़र पूरा कर पाएंगे जब हर एक दिन को अंत तक जाएंगे, अंत तक उस सफ़र को हम तय करेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लास्ट तक बने रहें। इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, और ये अचानक कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। विस्मय बोधि का चिन्ह आता है। जैसे एग्जांपल्स हम कुछ देख लें, अलास ही इज डेड, या हुर्रे वी वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच। अलग अलग भाव को प्रकट करता है। ये हो गया इंटरजेक्शन। और लास्ट में
डिटरमिनर्स को फिर से हम देख लेते हैं, फिर से मतलब डिटरमिनर्स को तो देखा ही नहीं अभी तक, बट ये 9th मेंबर हो गया। बहुत जगह बेसिक्स किताबों में जो है, जो ओल्ड एडिशंस के हैं उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहता है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 डिटरमिनर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिटरमिनर्स के साथ आज का दिन, आज का सफ़र हम फिनिश करते हैं। ये हो जाता है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स को कहते हैं निर्धारक। ये जो होता है संज्ञा सर्वनाम की मीनिंग को डिटरमाइन करता है। इट डिटरमाइंस, स्पेसिफाइज, लिमिट्स, आइडेंटिफाई, बहुत सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। किसको? द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। और ये इसके साथ एडजेक्टिव, क्योंकि जब हम ये देखेंगे, जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रकार जो है एडजेक्टिव में भी और इसके कॉमन है, बट दोनों में डिफरेंसेस भी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि दिस इज आवर स्कूल, ये स्कूल हम लोगों का है, तो इसको आवर को आप पोजेसिव डिटरमिनर्स भी कह लें और एडजेक्टिव भी कह लें, कुछ भी कह लें, यहाँ पे कुछ भी कह लें। और यहाँ पे जो दिस है, दिस स्कूल इज आवर्स, एक ऊपर में एग्जांपल देख लेते हैं, दिस स्कूल इज आवर्स। तो यहाँ पे ये समझना, देखिए यहाँ पे आवर पोजेसिव क्या है, डिटरमिनर से एडजेक्टिव है। अब आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन नहीं। पहले दिन में जो हमने टेबल बनाया था ना पर्सन, नंबर, जेंडर, केस का, तो जो थर्ड कॉलम था, फर्स्ट कॉलम था नॉमिनेटिव केस, दूसरा कॉलम था ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा कॉलम था पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव डिटरमिनर। ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये दिस जो है ना, ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद वर्ब आया, बट यहाँ पे ये दिस जो है ना, ये डिटरमिनर है या एडजेक्टिव कह लो आप। कैसा है? इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंगित करना। यहाँ पे ये डिटरमिनर्स है, यहाँ नहीं, क्योंकि डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है, ये तो फिक्स्ड है, इसको हम हटा ही नहीं सकते हैं। ये डिटरमिनर्स है क्योंकि डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है। तो डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में बहुत सारी समानताएं हैं। जब बहुत एडजेक्टिव को हम पढ़ लेंगे तो उसके सारे मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो डिटरमिनर्स के साथ भी साझा कॉमन करते हैं। तो ये आज का सफ़र रहा और ये दूसरा दिन का जो है 50 डेज चैलेंज का अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त इसीलिए लगा कि पिछले कई दिनों से ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, बट कोई ना कोई बात उस पर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम्स, कभी कोई लाइट चली जाए या फिर डिफरेंट जो ऑब्स्टिकल्स थे, जिसके वजह से ज़रूर मैं क्षमा चाहूँगा। ये काफ़ी अंतराल गैप हो गया, इतना गैप नहीं होगा। हर चौथे से मैक्सिमम 5वें दिन के बीच में मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। और साथ में आप बने रहें, आपके साथ में बने रहने से, वीडियो को शेयर करने से और इसको देखने से ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे बल मिलता है और हम साथ में मिलके ये सफ़र 50 डेज चैलेंज का पूरा हो पाएगा। अकेले मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो साथ में बने रहने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और लास्ट में फिर वही कि जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।